पॉपुलैरिटी आपकी इंडिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और अब सजना द दिल तोड़िया के बाद तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत करते हैं। शायद वहाँ म्यूज़िकली ज़्यादा लिटरेट लोग हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक कहीं पर नहीं है। ये एक्चुअली 10 साल पुराना एक गाना है मेरा। अभी कभी मैं कभी तुम में आया। एक्चुअली ये पहला गाना था जो मैंने रिकॉर्ड किया था अपनी ज़िंदगी में। क्या आप हमें इसकी 2 लाइन सुना सकते जद ओ मनांदा सी मैं रुस जांदा सी अखियां नू चुम के गल नाल लांदा सी। हैं? आपके पूर्वज सिख फैमिली से थे। जी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ही वाज फ्रॉम अमृतसर और वो माइग्रेट करके आए थे पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान में। ओके, तो मेरे दोस्त दोस्त आ चुके हैं, परखजीत। हेलो हेलो, हेलो सत श्री अकाल पारकजीत भाजी। सिंह जी, सत श्री अकाल जी। जब मैंने गाना सुनवाया आपका सजना, तो ये इनका रिएक्शन ये था कि मैं कॉन्स्टेंटली लूप पे सुन रहा हूँ इसको। बिल्कुल। एंड इन्होंने आज इसका एक कवर भी बनाया है। फुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। क्यों आपको गजल सिंगिंग से इतना आपको इश्क है? मेरी इन्फ्लुएंस हमेशा गुलाम अली साहब, मेहदी हसन खान साहब और नुसरत फतेह अली खान साहब, मैडम नूर जहां जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब। जितनी अच्छी मेलोडीज आप सोच सकते हैं या आने वाले 100 साल में सोची जा सकती हैं, वो ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये ऑलरेडी गा चुके हैं। जब मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि भाई आपसे करना चाहते हैं बातचीत, तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से कि मैंने कहा यार, एक बंदे को हमेशा आपने अपने फेवरेट लोगों के साथ बातचीत करते देखा है और आज कुदरत ने ये मौका दिया कि हमें उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। हेलो, दिस इज ईशान अली और आप देख रहे हैं कनेक्ट सिने विद फरीदून और ढेर सारी खूबसूरत बातें आपको सुनने को मिलेंगी। थैंक यू वेरी मच। जीशान, वेलकम ऑन कनेक्ट सिने। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत शुक्रिया। ऑलराइट, सो आपकी जो पॉपुलैरिटी आपकी इंडिया में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है और अब सजना द दिल तोड़िया के बाद तो और बहुत ज्यादा ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है जी, और बढ़ती चली जा रही है। कैसे देखते हैं आप ये जिस किस्म की मोहब्बत मिली मिली है इस गाने को? और मुझे लगता है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है, ये और बढ़ती चली जाएगी। हाउ डू यू लुक एट दिस दिस एक्स्ट्रॉर्डिनरी लव? भाई ऐसा है कि हमेशा जितनी भी चीज़ें आ रही होती हैं, 2015 में तेरे जा होर दिसदा आया, नेस्कैफे बेसमेंट एक प्लेटफॉर्म था हमारे यहाँ का, एक टीवी शो था। उसको भी इतना ज़्यादा प्यार मिला, ख़ास तौर से हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा लोग मोहब्बत करते हैं। शायद वहाँ म्यूज़िकली ज़्यादा लिटरेट लोग हैं। जब कोई अच्छा म्यूज़िकल पीस आता है तो ज़्यादातर लोग वहाँ से हमेशा मोहब्बत देते हैं, प्यार देते हैं। उसके बाद 2 AM कोक स्टूडियो में अभी सीज़न 15 में आया और फिर ऊपर से ये गाना आ गया और फिर सादगी। उस दौरान मेरा एक ट्रैक बहुत ज़्यादा लोगों ने पसंद किया। इस ट्रैक को लेके खास तौर पे ये कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक कहीं पर नहीं है, क्योंकि अभी तक मैंने किसी से बात की नहीं है इस ट्रैक के हवाले से। इत्तेफाक नहीं हुआ ये डिटेल बताने का। ये एक्चुअली 10 साल पुराना एक गाना है मेरा। ये जो इंटरेस्टिंग। अभी कभी मैं कभी तुम में आया, ये 10 साल पहले गाना बनाया गया था। एक्चुअली ये पहला गाना था जो मैंने रिकॉर्ड किया था अपनी जिंदगी में। इससे शुरू किया था हमने अपना करियर। ये पहला गाना था जो बनाया गया और उसके बाद से और गालिबन 2013-14 में इस गाने पर काम शुरू हुआ था और ये रिकॉर्ड करके रख लिया गया। और हमें हमेशा से ये लगता था कि यार ये गाना बहुत बड़ा है, इसकी म्यूजिक वीडियो अगर की जाए खुद से तो वो ऐसी होनी चाहिए कि वो उसके अंदर कोई कहानी हो, एक सिचुएशन हो जिसको बयान किया जा रहा हो और पीछे ये गाना चले, तो इस गाने की लोगों को अच्छे से समझ आ पाएगी। तो पहले ऐसा था कि हमारे पास इतने बड़े प्लेटफॉर्म्स और रिसोर्सेस नहीं थे कि हम कोई बड़ी कास्ट ले सकें या उस कास्ट के साथ हम इसको रिकॉर्ड करें और कैरेक्टर्स हों उसके अंदर। तो हम लोग नहीं कर पाए इसको। होते होते ये हुआ कि और मजीद प्रोजेक्ट्स इस तरह के आ गए जिंदगी में कि जो अपने ओन पर चल रहे थे, जैसे सादगी, तेरे जो और दिसदा, 2 AM, ये सारे गाने हिट हो गए, बट ये गाना कहीं पीछे पड़ा रह गया। तो अब हमारे पास वो रिसोर्सेज आए थे कि हम एक अच्छी कास्ट को लेकर एक अच्छी म्यूजिक वीडियो करके इसकी मार्केटिंग वगैरह और वो सब कुछ करें। जब ऐसा हुआ तो मुझे फहद भाई की कॉल आई और अचानक से, और उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह
ड्रामा के लिए गाना चाहिए। तो मैंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। मुझे स्टोरी नरेट की गई उनकी जो असिस्टेंट थी उनकी तरफ से कि इस तरह सिचुएशन है और उसके ऊपर हमें गाना चाहिए। तो मैंने, और हमारा यूएस टूर शुरू होने वाला था बिल्कुल 6 दिन बाद। तो मैंने राइट। उनसे ये बोला कि देखिए मेरे लिए ये बड़ी स्पेशल बात है कि आपने पर्सनली मुझसे इस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया है, लेकिन 6 दिन है मेरे पास, इसके बाद हम लोग यूएस चले जाएंगे। 1 महीने के लिए हमारे वहाँ पर शोज हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि मैं कुछ बना पाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश जरूर करना चाहूंगा आपके लिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मैंने 2-3 डिफरेंट ट्रैक्स उस दौरान बनाए, खास इस ड्रामा के लिए, जो कि उनकी टीम को और फात भाई को ऐसा लगा कि ये उस सिचुएशन को जस्टिफाई नहीं करते। तो मैंने उनसे माजरत कर ली। मैंने कहा फिर ऐसा है कि मेरे पास अगर वक्त ज्यादा होता तो मैं मजीद कोशिश करता, कुछ बनाता आपके लिए। बट ऐसा है कि हम लोग भी ऐसे एज पर हैं कि हमें टूर शुरू करना है अपना, और वहां पर हमारे 9 शोज थे यूएस में। तो बड़ा उसका भी एक स्ट्रेस था। मैंने उनसे माजरत कर ली, उन्होंने भी कहा चलें शुक्रिया आपने हमारे लिए एफर्ट की। और ऐसे में मेरी वाइफ ने मुझे एकदम से याद करवाया कि इरफान। जिशान हमारे पास एक, जी इरजान, इरजा ने मुझे बोला कि एक ट्रैक आपका पड़ा हुआ है, आपको शायद इस वक्त जहन में नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो इन लोगों को पसंद आएगा। मैंने कहा कौन सा ट्रैक? उन्होंने कहा वो, इसका नाम पहले हमने रखा हुआ था पुल होई। पंजाबी ट्रैक है, तो इसमें एक लाइन आती है, पुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। सो वो पुल होई जो ट्रैक था, वो मैंने कहा अगर आपके पास MP3 पड़ा है, क्योंकि 10 साल पहले कहीं बना था गाना और वो कहीं ईमेल में पड़ा हुआ था MP3, वो हमने फात भाई को भेजा और 5 मिनट बाद मुझे कॉल आ गई और उन्होंने कहा ये गाना चाहिए था मुझे, जो हमारे ड्रामा के साथ जाता है और वो सारी चीजें। तो फिर हमने इस गाने को फाइनली, एक वो जो बनाते हुए एक थॉट जहन में थी कि एक बड़ी कास्ट होनी चाहिए और एक सिचुएशन होनी चाहिए, वो 10 साल बाद वो टाइम आया कि कुदरत ने वो दो चीजों को आपस में मिला दिया और गाना आया है। तो लोग इतनी ज्यादा मोहब्बत कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं कि मुझे अभी तक हम लोग रोज बस देख देख रहे होते हैं बैठ के कि कमेंट्स पढ़ रहे होते हैं। मेरी आदत है कि मैं कोई भी चीज करता हूँ तो मैं हमेशा उसको, उसके कमेंट्स वगैरह और वो चीजें, क्योंकि वो रियल टाइम लोगों का रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स है। तो बड़ी खुशी होती है कि आपने 10 साल पहले अपनी किसी चीज पर इतना यकीन किया हो, और आप, वैसे तो कोई फॉर्मूला नहीं है किसी अच्छे गाने का कि भाई ये हिट ही होगा या ये एक अच्छा ट्रैक ही है, लेकिन फिर भी आर्टिस्ट को कहीं ना कहीं अंदर ये एहसास होता है कि उसका फलां प्रोजेक्ट या जो चीज उसने बनाई है वो लोगों के दिल तक पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। तो हमें 10 साल पहले कहीं ना कहीं ये बिलीव अंदर था कि ये गाना जब भी आएगा लोग बहुत पसंद करेंगे, लेकिन राइट जगह से आएगा तो। सो फाइनली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म और इस तरह की कास्ट और ऐसा खूबसूरत ड्रामा, उसके अंदर हमारे गाने को जगह मिली। ये रीजन है कि वो शायद सही तरीके से लोगों के दिल तक पहुंचा। दैट्स अमेजिंग। सो ये आपने री रिकॉर्ड किया कि आपने वही वर्जन यूज किया जो 10 साल पहले आपने रिकॉर्ड किया था? एक्चुअली ये भी इंटरेस्टिंग है कि मैंने इसको री रिकॉर्ड नहीं किया। ये 10 साल पहले के मेरे वोकल्स हैं और ये 10 साल पहले की सारी माय म्यूजिकल गॉड। प्रोडक्शन है। इसको हमने बिल्कुल टच नहीं किया, बिल्कुल भी टच नहीं किया। मैंने फात भाई से यही रिक्वेस्ट की, मैंने कहा फात भाई अगर आपको ये गाना चाहिए तो मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि इसमें हम कुछ तब्दील नहीं कर सकते। उसकी एक टेक्निकल रीजन थी, एक इमोशनल रीजन थी। टेक्निकल रीजन ये थी कि अगर हम उसमें कुछ भी चेंज करना चाहेंगे तो हमें वो पूरा प्रोजेक्ट दोबारा से बनाना पड़ेगा, क्योंकि अब वो 10 साल पहले की जिन जिन सॉफ्टवेयर्स को हमने यूज किया, जिस जिस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हमने बनाया था, वो डिफरेंट थी। अभी हर चीज अपग्रेड हो चुकी है, तो वो बिल्कुल साउंड बदल जाएगा। और इमोशनल रीजन ये थी कि उस वक्त मैंने इसके वोकल्स जब किए थे तो मेरा वोकल टोन डिफरेंट था। मेरी एज कम थी मेरा, और उस वक्त एक एहसास था जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा था। अभी शायद उससे बेहतर हो जाता, बट वो नहीं आता। तो वो दोनों बातों की वजह से मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि अगर आपको ये पसंद है तो इसी तरह ये गाना आपको लेना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा मुझे इसी तरह से चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना इसके साथ। क्योंकि फहद भाई वो खुद बहुत सुरीले हैं,
वो म्यूजिक बहुत अच्छा सुनते हैं, बहुत अच्छा समझते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, तो उन्होंने अंडरस्टैंड किया और फाइनली आ गया गाना बस उसमें। सो क्या आप हमें इसकी 2 लाइन सुना सकते हैं? बिकॉज़ हमें फिर आइडिया मिलेगा कि दैट हाउ इट इज़ साउंडिंग नाउ। जी, मैं जरूर कोशिश करता हूँ। वैसे तो अभी एक रिकॉर्डिंग सेशन से निकल के मैं आ रहा हूँ और एक डिफरेंट तरह की चीज कर रहे थे, लेकिन मैं कोशिश जरूर करता हूँ कि मैं 2 लाइनें गा दूं। जद ओ मनांदा सी मैं रुस जांदा सी, अखियां नु चुम के गल नाल लांदा सी, होइयां खतावां ते यार मैं गवा लिया, जिंदड़ी नु खबरे ए रोग केड़ा ला लिया, भुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया, भुल होई मेरे कोलों सजना दा दिल तोड़िया। शायद ब्यूटीफुल, इस तरह एब्सोल्युटली का कुछ ब्यूटीफुल। साउंड करता। नहीं, नहीं, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। ओके, एंड तहज़ीब हाफ़िज़ साहब ने अपैरेंटली इसको लिखा है। जी, ओके, एंड बहुत ही कमाल के राइटर हैं। कुछ अगर आप लिरिक्स के बारे में बताएं, बिकॉज़ आई थिंक लिरिक्स आर इक्वली वेरी वेरी स्पेशल। ऐसा था कि उस वक्त जब ये गाना लिखा गया तो तहजीब मेरा बहुत पुराना दोस्त है। तहजीब हाफी, अली जरियून भाई, जे अली भाई जिन्होंने म्यूजिक प्रोड्यूस किया इसका, सो ये हमारा दोस्तों का एक सर्कल है बहुत पुराना। ये हम इतने पुराने दोस्त हैं जब हम सबको कोई और नहीं जानता था, हम सिर्फ आपस में एक दूसरे को जानते थे। और 10 साल पहले सोशल मीडिया भी इतना ज्यादा एक्टिव नहीं था जितना आज है, तो हम लोग बहुत ज्यादा वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे स्टूडियो में। बहुत सारी चीजें हम लोग बनाते रहते थे, हर वक्त बना के उसका एक डेमो बना के रिकॉर्ड कर लेते थे। तहजीब की कोई गजल लेकर उसको कंपोज कर लेते थे जो उसने लिखी हुई होती थी, वो हमारी कॉम्पोजिशंस के ऊपर कुछ ना कुछ लिख देता था। तो इसी तरह हम स्टूडियो में थे और मैं अपना पहला गाना कोई ओरिजिनल रिकॉर्ड करना चाहता था। और जे भाई से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और जे अली इज वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिक प्रोड्यूसर्स वी हैव इन पाकिस्तान। और उन्होंने उस वक्त वो गाने बना रहे थे असरार शाह के लिए। असरार शाह का एक गाना कोक स्टूडियो में बहुत वायरल हुआ था, शक्कर भंडारे। और फिर फैंटम मूवी में उनका गाना आया था अफगान जलेबी। तो वो सारे गाने जे भाई ने प्रोड्यूस किए हुए हैं, यानी वो गाने उनकी कॉम्पोजिशंस हैं, उन्होंने बैठ के तरतीब दिए हुए हैं। तो हम लोग इकट्ठे बैठ के हमेशा कोई ना कोई क्रिएटिव चीज करने की कोशिश करते रहते थे। अब उसमें एक ये गाना शुरू हुआ, हमने डिसाइड किया कि भाई ये गाना हम करेंगे। इस गाने का इनिशियली नाम था वे साकी, और इसके डिफरेंट लिरिक्स थे। जो कंपोजर हैं उन्होंने इसके लिरिक्स कुछ लिख रखे थे, जो कि बिल्कुल एक अलग नैरेटिव था, एक अलग फीलिंग थी। मुझे वो लिरिक्स समझ नहीं आए, क्योंकि और वो बहुत गाने गाने वाले लिरिक्स थे, मतलब जैसे कि आमतौर पे होते ही हैं गाने, कुछ उसमें कुछ डिफरेंट बात नहीं थी। तो हमने बैठ के डिस्कस किया कि इसके लिरिक्स जो है ना वो हम रीराइट करेंगे और नए लिरिक्स इसके लिखेंगे। तो तहजीब हाफी इत्तेफाक से जिस स्टूडियो में हम काम कर रहे थे उसके ऊपर ही अपार्टमेंट था जिसमें वो अपने एक दोस्त के साथ रहते थे। तो मैंने तहजीब को कॉल की कि भाई नीचे आओ जरा। वो आए तो मैंने कहा यार ये गाना है जो हमने करना है, तो इसके लिरिक्स चाहिए हमें। तो उसने बैठे बैठे, क्योंकि वो एक कमाल आदमी है, कमाल आर्टिस्ट भी है, उसने कॉम्पोजिशन सुनी, उसने मुझसे थोड़ा सा डिस्कस किया कि जिशान भाई आपको किस तरह की बात करनी है। तो मैंने कहा यार ये कॉम्पोजिशन थोड़ी सी इस तरह की है कि इसमें उदासी का और वो एलिमेंट है, और दूसरा ये है कि इसमें जो पहले से लिरिक्स हैं उनका मीनिंग कुछ इस तरह से है कि इसमें कुछ जुदाई के हवाले से कुछ सैडनेस है, ऐसी कि जिसमें कोई किसी से बात कर रहा है और उसे बता रहा है कि अब उसे एहसास हो रहा है कि जो अगला इंसान था वो कितना खास था और कितना इम्पोर्टेंट था। उस वक्त मुझे ये एहसास नहीं हुआ जब वो मेरे पास था, अब वो नहीं है तो मुझे ये एहसास हो रहा है। तो मैंने थोड़ा सा उसे इस तरह से नरेट किया, तो उसने 5-10 मिनट के अंदर बस ये पूरा गाना लिख दिया वहां पे हमें। और लिरिक्स इस कदर खूबसूरत हैं। जितने लोगों से मेरी लिरिक्स के हवाले से बात हुई, तो एक तो कन्वेंशनल बिल्कुल नहीं है। मैंने मतलब इस तरह सैड गाने मैंने भी बहुत सारे जिंदगी में सुने हैं, बहुत सारे लिरिक्स भी सुने हैं, बहुत सारे गानों के खुद भी लिखे हैं। क्या है कि वही चंद एक अल्फाज होते हैं जो आप
इस्तेमाल करते हैं अपने गानों के अंदर। उदासी के लिए वही चंद एक अल्फाज हैं जो मोहब्बत के लिए इस्तेमाल होते हैं, वही चंद एक अल्फाज हैं जो तारीफ के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब इसमें एक लाइन है, अखियां तेरे राह ते रखियां, कन्ना विच झनकार तेरी है। अब ये तो गा के नॉर्मल सुनाई ना, लिरिक्स गा के सुनाई ना। है। अखियां तेरी राह ते रखियां, कन्ना विच झनकार तेरी ਏ। लूं लूं तेरे लम्स ਨੂੰ ਤਰਸੇ, ਸਾਸਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਕਾਰ ਤੇਰੀ ਏ। ਸੁਫਨਾ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ, जग मैथों खोलिया, नैन मेरेयां ने तेरे हिस्से दा भी रोलिया। भुल होई मेरे कोलों, सजना दा दिल तोड़िया। अब इसमें एक लफ्ज इस्तेमाल फैसिनेटिंग। किया है हाफी ने, लम्स। लू लू तेरी लम्स नु तरसे। लम्स, लू लू टच। कहते हैं, जो हम कहते हैं गूज बम्स या रोंगटे उर्दू में कहते हैं। तो लूं लूं तेरी लम्स नु तरसे, लम्स एक ऐसा लफ्ज है जो टच। कम गानों में इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद अगले अंतरे में जगह आती है, इश्क दी मारी, दिल ते चल गई बिरहों दी यारी। अब बिरहों एक ऐसा वर्ड है जो बहुत गानों में यूज हुआ है, लेकिन पंजाबी जुबान के अंदर उसको ऐसी जगह पर रखना कि बिरहों की आरी चलना। बिरहों की आग में जलना तो सुना था, कि बिरहों की आग में जलना, ये एक आम अंदाज में गानों में इस जुबान में बात होती है। लेकिन बिरहों की आरी चलना, ये एक बिल्कुल नई इस्तिलाह थी जो तहजीब हाफी का कमाल है। और यकीनन जितना किरदार एक कंपोजर का होता है, जितना किरदार एक सिंगर का होता है किसी गाने में, बिल्कुल उतना ही किरदार एक लिरिसिस्ट का होता है। क्योंकि अगर अच्छे लिरिक्स ना हो तो गाने वाला कितना अच्छा गा लेगा या म्यूजिक कितना अच्छा बना लेंगे आप। लिरिक्स का बहुत किरदार होता है। सो तहजीब हाफी, यस, उनका कमाल है कि उन्होंने इतने खूबसूरत लिरिक्स दिए हमें। Alright, that's amazing. Okay, so मुझे ये इल्म हुआ कि आपके पूर्वज सिख फैमिली से थे। जी बिल्कुल। ओके, आपके ग्रैंडफादर। जी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर ही वाज फ्रॉम अमृतसर, और वो माइग्रेट करके आए थे पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान में। और यहाँ पर एक बड़ी मुकद्दस जगह है सिख रिलीजन के हवाले से, ननकाना साहिब। ऑफ कोर्स। वहाँ पर वो माइग्रेट हुए थे। हमारा जो गांव है, मेरा ददयाल साइड जो सारी है, और हमारी विरासत की ज़मीनें जो हैं वो अभी भी ननकाना में हैं। तो वो लाहौर से 1 घंटे की ड्राइव है। हम लोग अक्सर जाते हैं, अभी भी हमारे सारे रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं। और हमारे रिलेटिव सारे अमृतसर में भी रहते हैं। अभी जो बहुत बुजुर्ग लोग हैं उनके राब्ते हैं वहाँ पर, वो बातचीत किसी हद तक उनकी है। लेकिन अभी हमारे वाली जनरेशन को बिल्कुल मालूमात नहीं है कि अमृतसर पे किस जगह पे गांव कौन सा था और वो सारी डिटेल्स। लेकिन जाहिर है कि जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा बचपन से सुनने को मिली है कि जालंधर में और अमृतसर के अंदर हमारी फैमिलीज अभी भी हैं, जो पुराने लोग हैं उनको सबको पता है, और वो बातचीत भी शायद किसी हद तक करते हैं एक दूसरे से वहाँ वहाँ पर। ओके, तो मेरे दोस्त दोस्त आ चुके हैं, परखजीत। हेलो हेलो, हेलो सत श्री अकाल परकजीत भाजी। सिंह जी, सत श्री अकाल जी। सो जिशान, परखजीत यहाँ पर एक बड़ा पॉपुलर एक सिंगिंग कंपटीशन है, वॉइस ऑफ इंडिया, आपने शायद नाम सुना हो। जी बिल्कुल जनाब, क्यों नहीं सुना हुआ, बिल्कुल सुना हुआ है। तो उसके ये फाइनलिस्ट रह चुके हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। और सब ये आलिया आलिया भट्ट और सब विशाल डडलानी और बहुत से, सलीम सुलेमान और सबके साथ में इन्होंने, उनके उनके जजेस थे। तो ये उनको, ये जब मैंने गाना सुनवाया आपका सजना, तो ये इनका रिएक्शन ये था कि मैं कॉन्स्टेंटली लूप पे सुन रहा हूँ इसको। बिल्कुल। एंड इन्होंने आज आज इसका एक कवर भी बनाया है, इसको इन्होंने अरे अरे इंस्टाग्राम पे अरे डाला अरे। भी है। आज इन्होंने कवर भी उसको बनाया। तो फर्क आपको क्या पसंद आया सजना दा दिल तोड़या में? अरे सर, पहले तो पाजी आपकी वॉइस बहुत ही अच्छी है। क्योंकि मैं वही पाजी, अब जैसे मैं फरीदुन सर के साथ बात करता था, जैसे सर हम डिस्कस करते हैं कि वो टेक्सचर जो वो है ना सर का, वो कमाल है। मतलब कई बार क्या होता है ना कि मतलब हम कोई गाते हैं, कुछ स्वर लगाते हैं, वो मैकेनिज्म आ जाता है एक गाने में, वो हम्म। एक कंप्रेस करके कोई स्वर लगा दिया, कुछ क्या कर दिया। बट वो ईज, वो एक रॉ क्वालिटी जो आपकी वॉइस में रहता है ना, वो माशाल्लाह बहुत ही कमाल की चीज़ है।
अरे अरे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। आप खुद म्यूजिशियन हैं और खुद आर्टिस्ट हैं, और आप अगर इतनी मेरे लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो मेरे लिए ज़ाहिर है बड़ी इज्जत की बात है। अरे बहुत शुक्रिया कि आपको आपको पसंद आया गाना। अरे नहीं सर, बहुत वो लूप पे चल रहा है मेरी गाड़ी में। मैं वो अपने एप्पल म्यूजिक पे उसको लूप पे सुन रहा हूँ। जबरदस्त। मजा आ गया सर। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। एंड जिशन, आपको आपको गजल गायकी से भी आपको बहुत शौक शौक है। आपके जो जो आपके इन्फ्लुएंसेस हैं, जी। गुलाम अली साहब, मेहदी हसन साहब, और बहुत ही आई थिंक दिग्गज किस्म के जो जो आपके आई थिंक जो जो गजल सिंगर्स रहे हैं। तो ये गजल सिंगिंग के बारे में कुछ अगर बताएं आपके, और अम, क्यों आपको गजल सिंगिंग से इतना आपको इश्क है? भाई, पहले तो ये कि हर वोकलिस्ट जो होते हैं या म्यूजिशियन होता है, उसके उसके जहन में हमेशा से ये होता है कि उसे क्या करना है, यानी उसे किस जॉनरा को अपने साथ लेके चलना है, और किस चीज को वो स्टेज पर करना पसंद करता है, क्या चीजें वो अपने आप को कहाँ देखता है। यानी मैं अगर बहुत सारी आर्ट कंज्यूम कर रहा हूँ, म्यूजिक सुन रहा हूँ इर्द गिर्द, फिल्म में सुन रहा हूँ, ड्रामा में सुन रहा हूँ, इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुन रहा हूँ, मेजर प्लेटफॉर्म्स जो हमारे यहाँ पर जैसे कोक स्टूडियो है, हिंदुस्तान में भी इस तरह जैसे अभी आपने बताया प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं। तो मैं ये सारी चीजें कंज्यूम करने के बाद ये डिसाइड करूंगा कि मैं अपने आप को किधर देखता हूँ, और ये सब करने के बाद मुझे स्टेज पर एज इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट मैं अपने आप को क्या गाते हुए या किस तरह की आर्ट प्रेजेंट करते हुए अपने आप को देखता हूँ। तो मैंने बचपन से अपने आप को गजल गाते हुए देखा है। मेरे जितने ड्रीम्स हैं एज आर्टिस्ट के मैं फलां स्टेज पे हूँ, मैं इस स्टेज पर हूँ। बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग ये एक बात है कि मेरा एक बचपन से एक ख्वाब मुझे बार बार आता था, और सचमुच ख्वाब आता था। यानी एक तो होता है हम्म। ना कि आप ऐसे ही कह देते हैं कि मेरे ये ड्रीम्स थे, एक ये कि आप सोते हैं और आपको प्रॉपर एक विजुअल आता है ख्वाब, और वो फिर बार बार आता था मुझे। और वो ख्वाब ये था कि मैं लंदन का एक एक हॉल है, क्वीन एलिजाबेथ हॉल, ऑफ अ, कोर्स। उसका साउथ बैंक सेंटर में उसका एक विजुअल था कि मैं वहां पर बैठा हुआ हूँ। मैंने एक ब्लैक शेरवानी पहनी हुई है, और मैंने गले के अंदर एक गोल्डन शॉल ली हुई है, और हारमोनियम मेरे साथ पड़ा हुआ है, और मैं एक ऐसा शो बजा रहा हूँ जो जो जहां तक मेरी नजर जा रही है वहां तक लोग वहां बैठे हुए हैं, और वो गजल का शो है। माशाल्लाह। तो आप ये बिलीव करिए कि वो पिछले साल मैंने लंदन में वो परफॉर्म किया है, और वो एक्चुअली वो मेरा वो ड्रीम था, और उसका एक एक विजुअल वो था जो बचपन से मैं देख रहा था। ऐसा नहीं था कि वो क्या डिफरेंट बात था, है। उसका विजुअल कुछ और था, और बस वो क्वीन एलिजाबेथ हॉल था और मैंने गाया, तो मैं किसी को कह दूं कि हाँ मेरा ड्रीम था और वो पूरा हो गया। एक्चुअली जो विजुअल मैंने बचपन से देखे थे अपने, मेरे दिमाग में वो तमाम विजुअल्स इतने सेव हो चुके थे कि मैं हमेशा देखता था कि किस किस एंगल से मुझे जो होता है ना, जो फ्रेम मेरे जहन में आता था ना ड्रीम में, वो एक्चुअली वो फ्रेम मैंने वहां पे देखा है। हम्म, और मतलब ये मेरे लिए ऐसा था जैसे डेजा वू होता है किसी को, कि विजुअल पहले आपको किसी ने दिखाया हो और फिर आपके साथ हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पहले हो चुका है। मुझे लंदन में ये मैं महसूस हो समझ। रहा था कि ये पहले हो चुका है मेरे साथ, जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो मैंने वो गजल का शो बजाया वहां पे, और मेरा पहला यूके का वो शो था। यूके में पहली दफा जिंदगी में मैं गया, और वो एक सोलो गजल का शो था, 3.5 घंटे लंबा, और वो सोल्ड आउट था। वहां पर जो लोग आए हुए थे उनका एज ग्रुप 15 साल से लेके और 85 ईयर्स तक के अंदर सारे एज ग्रुप के लोग वहां पर आए हुए थे। क्योंकि हमने शो के बाद एक सेशन रखा हुआ था जहां पे लोगों से बातचीत करना और मुलाकात करना, या कोई तस्वीर लेना चाहता है। तो मेरे से बुजुर्ग लोग भी मिले आके, यंगस्टर्स भी मिले, टीनेजर्स भी मिले, और वो इक्वली इंजॉय कर रहे थे उस सारे शो को। तो ऐसे में फिर आपको ऐसे लगता है कि बचपन से 17-18 साल से जो एक मेहनत की है और एक ही डायरेक्शन में की है कि मुझे ये वाला म्यूजिक करना है, मुझे मुझे अच्छी मेलोडीज गानी है, मुझे अच्छे लिरिक्स गाने हैं। नहीं समझ आ रहे आजकल के दौर में, कहते हैं कमर्शियलिज्म बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत कमर्शियल चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन मुझे जब लोग मिलते हैं शोज के बाद तो मुझे वो वैलिडेशन मिलती है। तो इसलिए मैं कभी भी लिरिक्स के ऊपर, मेलोडी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज शायद जिंदगी में नहीं कर पाऊंगा। कि मुझे क्या एक तो बात है। बचपन से वो मेरे सेव हो गई है जहन के अंदर हर चीज के, मुझे नहीं करना कुछ और, मुझे अगर कोई भी चीज करनी है तो उसमें दो चीजों का होना बहुत जरूरी है।
एक अच्छी मेलोडी और दूसरे अच्छे लिरिक्स। क्योंकि बात क्या पहुंचा रहे हो एज आर्टिस्ट, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। जा अब वो जिंदगी भर के लिए पड़ा हुआ है ना गाना, हमेशा के लिए जो भी आपने गा दिया है, तो आपको अच्छी चीज बिल्कुल चूज करके गानी है हमेशा। मेरी इन्फ्लुएंस बिल्कुल। हमेशा गुलाम अली साहब, मेहदी हसन खान साहब और नुसरत फतेह अली खान साहब, मैडम नूर जहां जी, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर कुमार साहब, इनसे इसलिए रही कि इन्होंने जिंदगी में जितनी अच्छी मेलोडीज आप सोच सकते हैं या आने वाले 100 साल में सोची जा सकती हैं, वो ये जो मैंने नाम लिए हैं ये ऑलरेडी गा चुके हैं। हम्म। इनसे इन्फ्लुएंस हासिल करनी पड़ेगी अगर आप एक अच्छे सुरीले आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, और आप ये चाहते हैं कि आपकी सिलेक्शन लिरिकली, मेलोडिकली अच्छी हो, तो फिर इन सारे लोगों का म्यूजिक कंज्यूम करना बहुत जरूरी। वहां से ये क्या इन्फ्लुएंस बात। आई कि बचपन से सुना ही अच्छे लोगों को था, तो अब दिल करता है कि कुछ अच्छा ही करें। नहीं, अच्छा ही कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत कमाल का करेंगे। सो जिशान, जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ ने पंजाबी को दुनिया भर में एक पॉपुलर किया है और बड़े जी। फख्र से किया है, अरीनास को भर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, हर तरफ भर रहे हैं। कैसे जी देखते हैं इस किस्म की पॉपुलैरिटी को, इस किस्म की मोहब्बत पंजाबी के साथ में और पॉप पॉप म्यूजिक के साथ में? सर, मैं बड़ा शदीद फैन हूँ दिलजीत दोसांझ साहब का। और मेरा अभी बीबीसी के साथ इंटरव्यू था, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि अगर आप अभी अभी करंट टाइम्स में किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहें तो कौन होगा, तो मैंने दिलजीत साहब का नाम लिया। मैंने कहा अगर मुझे मौका मिले ही किसी के साथ करने का तो उनके साथ। वजह यह है कि मैं बॉर्न ब्रॉट अप पंजाबी हूँ, हम्म। पंजाबी फैमिली से हूँ। उर्दू भी उतनी ही है मेरी जितनी मेरी पंजाबी है। कि हम लोगों की जो यहाँ पर लैंग्वेज जिसमें हम पढ़ाई लिखाई करते हैं सारी, वो उर्दू है, और हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू, और वो उतनी ही सर माथे पे है हमारे जितनी हमारी पंजाबी है। पंजाबी मेरी माँ बोली है। हम लोग पंजाब में रहते हैं, पैदा हुए हैं, तो पहली जो बात कोई कान में पड़ी थी वो पंजाबी में थी। तो पंजाबी हम्म। तो बह रही है खून के अंदर। अब उसका पंजाबी का एक अलग पूरा निज़ाम है। पंजाबी क्या है कि उर्दू जो है उस उसकी एक रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेबिलिटी उर्दू और हिंदी की हमेशा से मौजूद थी। उसके अंदर अच्छे गाने लिखे जा रहे थे, उनके लिए अच्छे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल थे, इंडस्ट्री के अंदर बड़ी आसानी से जगह मिल जाती थी। लेकिन सारी दुनिया के सामने है कि पंजाबी को उस तरह से हम्म। एक्सेप्टेबिलिटी लोगों के अंदर नहीं थी। इनिशियली तो बिल्कुल नहीं थी। इवन दिलजीत पाजी का ही एक इंटरव्यू पड़ा हुआ है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि फिल्मों के अंदर भी जो हमारे सरदार भाई हैं उनको जब दिखाया जाता था तो उनकी ड्रेसिंग तक वैसी नहीं दिखाई, उनकी पग जो है वो भी ठीक से बांधनी किसी को नहीं आती थी। तो वो एक अजीब सा कैरेक्टर हमेशा पोर्ट्रे करते थे बॉलीवुड की फिल्मों में। इवन हमारे यहाँ पर भी जो फिल्में बनती थी तो वो किसी से कंसल्ट नहीं किया जाता था, कंसिडर ही नहीं किया जाता था कि यार हम किसी सरदार को बुलाएं और उनसे पूछें कि यार आखिर दस्तार कैसे बांधी जाती है, और एक एक अपेयरेंस होती क्या क्या है एक सरदार की या एक पंजाबी की। तो आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि म्यूजिक से ये रिवायत पड़ी कि जब पंजाब से ऐसे आर्टिस्ट उठे, हमारे यहाँ पर भी ऐसे आर्टिस्ट हैं पाकिस्तान में जिन्होंने पंजाबी जुबान के लिए बहुत काम किया है। शाजिया मंजूर साहिबा, उनके गाने दिलजीत पाजी आज स्टेज पे गाते हैं। शाजिया मंजूर साहिबा ने अपने एल्बम्स, इब्रारुल हक साहब के पंजाबी के एल्बम्स आते थे, अताउल्ला खान ईसा खेलवी साहब के एल्बम्स आते थे। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान ने जितना पंजाबी जुबान को फरोग दिया है पूरी दुनिया के स्टेजेस पे जाके, और अपने उनके बेशुमार एल्बम्स हैं जो पंजाबी में हैं। उसके बाद एक पूरी लॉट आती है ये वाली कि दिलजीत दोसांझ साहब, एपी ढिल्लों, शुभ, करण औजला, सिद्धू मूसेवाला, ये वाले, ये जो लोग हैं इनके से सर पर सेहरा ये है कि इन्होंने उसको ग्लोबल लैंग्वेज बना दी है। अब पहले लोग महसूस करते थे कि हमें लोग पेंडू समझेंगे, अनपढ़ समझेंगे अगर हम पंजाबी में बात करेंगे। आज पंजाबी में बात करना फ्लेक्स है। आज जिसने अपनी हम्म। पूरी जिंदगी में पंजाबी में बात नहीं की, आज वो चंद एक जुमले याद करता है पंजाबी के कि यार किसी गैदरिंग में अगर मैं बोलूंगा तो मेरा फ्लेक्स है कि मैंने पंजाबी आंदी है। कूल कूल लगेगा। हम्म। तो एक वो जो मोहब्बत अंदर दिल में बैठी हुई थी कि यार ये भी हमारी जुबान है, लेकिन हम कभी किसी ऐसी जगह, जैसे मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझसे अगर कोई बाहर मिलने आ गया है, इंटरनेशनल शोज करने हम गए हैं, तो हम घबराते थे पंजाबी में बात करते हुए कि यार हमें जज किया जाएगा।
लोग समझेंगे कि यार ये पंजाबी में तो पेंडू बात करते हैं, पंजाबी में तो अनपढ़ लोग बात करते हैं। सो ये हमारे इन आर्टिस्ट जो दिलजीत पाजी हैं, बाकी आर्टिस्ट हैं, इनके सर ये सहरा जाता है कि इन्होंने हमारी माँ बोली को इस इतनी इज्जत दिलवाई है और इतनी रिकग्नाइजेशन और एक्सेप्टेंस दिलवाई है पूरी दुनिया में कि आज लोग पंजाबी याद करते हैं फ्लेक्स करने के लिए, लोगों को मुतासर करने के लिए। हम लोगों को अगर कभी मौका मिले कोलैबोरेट करने का, तो सबसे पहले मैं दिलजीत पाजी के साथ करना चाहूंगा। उसके बाद मैंने अरिजीत सिंह साहब का नाम लिया कि मुझे अगर मौका मिले कभी। अरिजीत फिर सिंह, शिल्पा राव साहिबा एक एक बहुत जबरदस्त आर्टिस्ट हैं, ऑफ उनके कोर्स साथ ऑफ कभी कोर्स। मौका मिले तो जरूर करेंगे। गजल बहुत अच्छा गाती हैं, जबरदस्त गाती हैं। मैंने बहुत अच्छा उनका गजल गाती हैं। म्यूजिक बहुत लेट सुना, लेकिन बहुत ज्यादा कनेक्ट करता हूँ मैं उनके म्यूजिक के साथ, नहीं खास नहीं, तौर पे वो म्यूजिक बहुत जो अच्छी। जो वो अपनी मर्जी से कर रही होती हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छी आर्टिस्ट भी हैं, और रेख्ता के लिए, जश्न रेख्ता के लिए भी उन्होंने बड़ा कमाल के उन्होंने करे हैं। वैसे भी वो जी। अपने प्लेटफॉर्म के लिए वो करती रहती हैं। मुझे लगता है कि पंजाबी को आप भी आपने भी बहुत एजाज बख्शा है, और उसकी जो एक फ्लेक्स होने में आपका भी कंट्रीब्यूशन शामिल हो चुका है। सो बस कंग्रेचुलेशन फॉर थोड़ा दैट। बहुत। मेरा एक, नहीं नहीं, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा था। सो जिशान, मैंने अभी रिसेंटली सज्जाद अली साहब का इंटरव्यू किया, यहाँ पर वैंकूवर में वो आए जी। हुए थे। तो सज्जाद अली साहब ने इतना कमाल की एक उन्होंने बात करी, जो कि मुझे इतना ज्यादा स्ट्राइक किया जिस चीज ने, और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपके क्या व्यूज हैं उसके बारे में। तो सज्जाद साहब ने कहा कि दैट एक तो उनका जो लॉन्जिविटी है उनके करियर की बहुत ज्यादा है। तो उनसे मैंने वही पूछा कि आप कॉन्स्टेंटली अपडेशन आप करते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि दैट टैलेंट जो है वो ओवररेटेड है। हम्म। कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन जो है वो आर्टिस्ट को उसकी लॉन्जिविटी उसको प्रोवाइड करता है, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। आपके क्या व्यूज है? सर बिल्कुल मुनासिब बात है, मैं अग्री करता हूँ इस बात से 100%। ये खूबसूरत तरीन बात है कि जागती मिसाल मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, और मेरे जैसे बेशुमार आर्टिस्ट हैं जिनको मैं जानता हूँ हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों में, कि कंसिस्टेंसी को निकाल दें, आप डिसिप्लिन को निकाल दें तो कुछ नहीं बचता पीछे। मैं आपको बताऊं, मैं कम से कम 2000 ऐसे लोगों के नाम जानता हूं पाकिस्तान में कि जो अगर जमाने के सामने आ जाएं तो जमाना हैरान हो जाए, वो इतने टैलेंटेड है। पर प्रॉब्लम क्या है, उनके अंदर ना तो कंसिस्टेंसी है, ना ही वो किसी तरह के डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहते हैं। अब ये एक अलग से पूरा टॉपिक है, इस पे बात की जा सकती है कि आखिर बहुत सारे टैलेंटेड लोगों का जिंदगी में कभी कुछ नहीं बन पाता। उसकी रीजन यही होती है कि वो जमाने के साथ नहीं चलना चाहते, वो अपनी जिंदगी के अंदर कोई ऐसा डिसिप्लिन नहीं बनाना चाहते कि जिसको वो फॉलो करें। कंसिस्टेंट तो वो बिल्कुल नहीं होते। आज उनको गजल सिंगर बनना है, कल उनको फोक सिंगर बनना है, परसों उनको प्लेबैक बनना है, और उसके बाद उनको कुछ और बनना है। उनको ये पता भी नहीं है उन्हें करना क्या है। सो टैलेंट को आप क्या करेंगे अगर आपको उसका इस्तेमाल ही नहीं करना आता। कि मुझे मैंने आपको बताया कि मुझे बचपन से ये सॉर्टेड था कि मुझे किस स्टेज पर अपने आप को देखना है। क्या बात है! उस चीज ने मेरी बड़ी मदद की मैनिफेस्टेशन, मैनिफेस्टेशन। जब मैं फैसले लेने में। यस, मैनिफेस्ट करें, उसके बाद आपको फैसला करने में आसानी रहती है कि आपने ऑलरेडी सोचा होता है कि ये मुझे करना है और ये मुझे नहीं करना। अब आपके पास अपॉर्चुनिटी आई तो आपके पास साफ सुथरे रास्ते होते हैं कि हाँ मुझे ये इस पे चलना है या इस पे चलना है। लेकिन जब आप सिर्फ इंतजार कर रहे हैं टैलेंट को लेके कि कुछ आएगा तो करूंगा, तो बहुत सारी चीजें आपसे ऐसी भी होंगी जो आपके करने की नहीं है, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपके हाथ से चली जाएंगी जो आपके करने की थी। तो सजाद अली साहब ने बड़ी मुनासिब बात की, मैं उससे बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। ओके जीशान, अगर आपकी इजाजत हो तो परगजीत की हम दो लाइनें सुने आपके आपके नगमे की। सर मेरी रिक्वेस्ट है सर, मेरी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज जरूर सुनाइए। मैं भाजी आपके वही वही गाने की दो लाइनें सुना देता हूँ, क्योंकि मैं तो वही गुनगुना रहा प्लीज प्लीज पाजी। हूँ। जद ओ मनो दा सी मैं रुस ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਹੋਈਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਤੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਦੜੀ ਨੂੰ ਖੌਰੇ ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ, ਭੁੱਲ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ। शुक्रिया। आपके जैसा क्या इतना बात अच्छा तो नहीं गाया जाएगा है। सर, बट कोशिश की।
नहीं नहीं नहीं, थैंक यू बहुत पाजी। खूबसूरत भाई, बहुत खूबसूरत भाजी, थैंक यू जबरदस्त भाई। गाया आपने। बात फीलिंग्स की होती है, वही वही बात फिर हम्म। से आ गई कि बात बिल्कुल। एहसास की है। वरना वो उसको पैमानों पर हम तोलने लगेंगे तो वो शायद हम सब लोग ही किसी पैरामीटर के अंदर हम्म। पूरे ना उतर सकें। लेकिन बात फीलिंग की है, एहसास की है, जो कि भरा हुआ है माशाल्लाह आपके अंदर। जबरदस्त, शुक्रिया बहुत पाजी, खूबसूरत शुक्रिया। गाया आपने। ऑल राइट, सो जिशन, मुझे अंदाजा है कि आप काफी आपका बिजी शेड्यूल है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी शुक्रिया। कामयाबी के लिए। और मुझे लगता है कि जितना आपका सादा मिजाजी है और एक ह्यूमिलिटी है और एक फोकस है आपके पास में, और मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा आप गैर मामूली आप कामयाबी आप इंशाल्लाह आप हासिल करेंगे। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बात करने का मौका दिया। और हम आपके बहुत हमेशा से परस्तार हैं, फैन हैं। हमने आपने बहुत सारे लोगों के ऐसे लोगों के इंटरव्यूज किए हुए हैं जिनके मैंने जिंदगी में कोई इंटरव्यूज मिस नहीं किए। तो मैं आपके काम से और आपसे बहुत टाइम से वाकिफ हूँ, और मुझे आपका बात करने का अंदाज हमेशा से बहुत पसंद था। जब मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि भाई आपसे करना चाहते हैं बातचीत, तो मुझे बहुत खुशी हुई अंदर से कि मैंने कहा यार, एक बंदे को हमेशा आपने अपने फेवरेट लोगों के साथ बातचीत करते देखा है, और आज कुदरत ने ये मौका दिया कि हमें उनसे बात करने का मौका मिल रहा है। तो मुझे खुशी हुई आपसे बात करके, और आपका अगेन बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे आ, मौका दिया अगेन बात करने का। No, no, thank you very much. Thanks a lot. That's wonderful.